हर साल की तरह आज भी स्वतंत्रता दिवस बेहद धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और भरोसा दिया कि हमारा देश हर चुनौती का सामना करने की ताकत रखता है। उन्होंने कहा कि देश 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करेगा। उन्होंने अपने भाषण में आपदाओं का भी जिक्र किया और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश एक साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आज सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करती है तो देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सुबह राजघाट जाके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत है और इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बेहद ये खास रहा क्योंकि दरअसल 11वीं बार लाल किले पर उन्होंने तिरंगा फहराया। ऐसा कर प्रधानमंत्री मोदी लगातार 10 बार तिरंगा फहराने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 17 बार लाल किले पर झंडा फहराया था। देखिए 2014 से लेकर 2024 तक की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जब प्रधानमंत्री लगातार लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहरा रहे हैं। आज की तस्वीरें भी देश की आन बान शान से जुड़ी हुई और हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी तिरंगा फहराया। बड़ी बात यह रही कि 10 साल से ज्यादा बार प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा लाल किले के प्राचीर से फहराया। इससे पहले मनमोहन सिंह ने 10 बार तक तिरंगा फहराया था। 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथियों, मेरे नौजवान इस तरफ ध्यान दें। स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ, एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम उस पर भी बल दे रहे हैं। हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किए हैं। जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांध के रखा था उसे हमने खोल दिया है। आज सैकड़ों स्टार्टअप्स स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं। वाइब्रेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं। आज प्राइवेट सैटेलाइट, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं। ये गर्व की बात है। आज मैं कह सकता हूं, जब नीति सही होती है, नियत सही होती है और पूर्ण समर्पण से राष्ट्र का कल्याण यही मंत्र होता है तो निश्चित परिणाम हम प्राप्त करके रहते हैं। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, इसके लिए
वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। लाल किले पे ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद छात्रों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मिलकर छात्र बेहद उत्साहित दिखे। इन छात्रों से बात की हमारी संवाददाता नवजोत ने। विकसित भारत का लक्ष्य है, जिसको लेकर इस बार हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जिम्मेदारियां हर क्षेत्र के लोगों को सौंपी है, लेकिन युवाओं की क्या जिम्मेदारी है, जरा इनसे भी पूछते हैं। आपने सुना प्रधानमंत्री का भाषण? यस मैम। क्या बोला प्रधानमंत्री ने? सबसे बड़ी बात मैम ने ये बोली कि अगर आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो तो जैसे अभी ओलंपिक्स हुआ है तो पूरा अपने स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दो, कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान दीजिए कि हम अपने देश को अपने स्पोर्ट्स में ले जाकर भी उजागर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बताया, जैसे कि किसानों के ऊपर हो गया, रोजगार के ऊपर हो गया, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, महिलाओं के ऊपर जो बहुत सारी योजनाएं जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं की चल रही है 10 करोड़, तो उसके ऊपर मोदी जी ने काफी कुछ बताया। इसके अलावा किस किसने सुना? मैम पीएम मोदी ने सर मैम यूएससी के बारे में बोला और मैम अपने जो हमारी यूथ है मैम उनको मोटिवेट करा कि वो अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो और मैम उनके लिए मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम पीएम मोदी आज। मैम प्रधानमंत्री का एक एम ये है कि हमें एक डेवलप कंट्री बनना है, जो कि हम अंडर डेवलपमेंट है अभी। बट जैसे कि वो उन्होंने किसान, अभी यहाँ पे बोला किसान, युवा, उनके हम सब छात्र, हम सब बच्चे, हम सब के लिए बोला कि हमको यूनिवर्सिटी भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ले जानी है। तो उनका एक ही एम है कि जो दुनिया है, दुनिया के अंदर भारत का एक नाम हो, अलग से पहचान हो। बट आई थिंक कि हम एज अ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, हम इनोवेशंस कर सकते हैं डिफरेंट, जैसे कि इंजीनियरिंग के अंदर हम डिफरेंट अवेयरनेस और डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ला सकते हैं, जिससे भारत और विकसित हो सकता है। मोदी जी ने महिला सुरक्षा के बारे में बहुत बात करी है। पहले के समय में लड़कियों को डर लगता था निकलने में, लेकिन अब जब से मोदी जी आए हैं, जब से कानून बनने चालू हुए हैं, थोड़ा सा तो सेफ फील होता है और हम ये कह सकते हैं कि आगे के टाइम पे और फील होगा सेफ। जो नए कानून लागू हुए हैं उसमें भी काफी सारे ऐसे बदलाव आए हैं जिससे महिलाओं को और सुरक्षा मिली है और वो सेफ फील हुए हैं और वो एम्पावरमेंट हुआ है उनका। बारे में बोला है क्या हमारा युवा का रोल है विकसित भारत को विकसित करने में और किस तरह हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारी आइडियाज वगैरह किस तरह हेल्प कर सकती है डेवलप होने में बाय 2047। उन्होंने ये भी दर्शाया था कि 40 करोड़ जब थे देशवासी तब हमें आजादी मिल गई, अब 140 करोड़ है तो हम समृद्ध भारत की स्थापना कर सकते हैं। एनसीसी के 5 दिल्ली गर्ल्स बटालियन के कैडेट भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बने। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी नवजोत कौर ने। एक कैडेट अक्षरा ने किस तरह कविता के जरिए देशभक्ति का पैगाम दिया, आइए सुनते हैं। अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनता है, साथ खड़े हो रहने वाले देश तभी बनता है। सरहद की रखवाली तो सेना अपनी करती है, पर अंदर सड़कों पर लड़की चलने से भी डरती है। युवा शक्ति का नारा सुनने में अक्सर आता है, पर सही दिशा भी किसी युवा को नहीं दिखा पाता है। ये खेत हमारी पूंजी है और फसल हमारे गहने, फिर क्यों कहीं किसान लगे हैं जान स्वयं की लेने। क्या 78 सालों में ये आजाद वतन अपना है, क्या यही महात्मा गांधी और भगत सिंह का सपना है। क्या इसीलिए आजाद ने अंतिम गोली खुद को मारी, क्या इसीलिए रण में कूदी वो नन्ही सी झलकारी। क्या इसीलिए बिस्मिल ने फिर आऊंगा कह डाला था, क्या उधम सिंह ने क्रोध को अपने इसीलिए पाला था। गर नहीं तो फिर कैसे, गर नहीं तो फिर कैसे हम चूके राष्ट्र नया गढ़ने में। जिस आजादी के लिए लड़े उसकी इज्जत करने में। जो फूल सूख कर बिखर गया अब वो नहीं खिलेगा, जो समय हाथ से निकल गया वो वापस नहीं मिलेगा। पर अक्लमंद को एक इशारा ही काफी होता है, गलती ही हर सुधारी हर गलती की असली माफी होता है। मंजिल दूर नहीं राही जब कर ले अटल इरादा, हाथ उठाकर खुद से आज करो ये वादा। मेरे सामने अब कोई भूख से नहीं मरेगा, मेरे रहते अन्याय से अब कोई नहीं डरेगा। मैं पहले उसका जिसकी तत्काल मदद करनी है, अपने आगे हर पीड़ित की हर पीड़ा हरनी है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ये देश महफूज है उन जवानों के दम पर जो सरहद पर दिन रात देश की हिफाजत में लगे रहते हैं। कोई आपदा हो या दुश्मन देश के खिलाफ कोई साजिश रचे, हर मुश्किल हालात में ये जवान ही बनते हैं हिंद के रक्षक।
आज 15 अगस्त है। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है और उधर हमारे जवान सरहद की सुरक्षा में मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ताकि हमारे देश की अखंडता और सुरक्षा पे कोई आंच न आए। अब आपको लिए चलते हैं गुरेज सेक्टर में, जहां जवानों के बीच हमारे संवाददाता मीर फरीद पहुंचे और जवानों से बातचीत की। सरहद की सुरक्षा कैसे की जाती है, क्या चुनौतियां आती हैं, कैसे नई तकनीक के साथ जवान सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, देखिए गुरेज से मीर फरीद की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम नियंत्रण रेखा के बिल्कुल करीब हैं, गुरेज सेक्टर है और यहां आने का मकसद ये है कि हम अपने दर्शकों को दिखा सकें कि आखिर लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है। पिछले कुछ समय से लगातार जो है गतिविधि बढ़ी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। हमेशा हम बात करते हैं लॉन्च पैड्स की, हम बात करते हैं कि कैसे जो है इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिशें बढ़ रही हैं। जम्मू में आतंकी गतिविधि बढ़ी है, तो आखिर नियंत्रण रेखा जो है क्यों इसको जो है दुनिया का एक मुश्किल तरीन जो है बॉर्डर है इसको मैन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो है ऑब्स्टिकल सिस्टम जो सेना का है, यानी कि फेंसिंग, और फेंसिंग जो है मल्टी लेयर्ड फेंसिंग है और उसके साथ साथ बिल्कुल ये जवान जो आप देख सकते हैं 24 घंटे की पेट्रोलिंग जो है वो चलती रहती है। इनपुट बेस्ड है, जो खुफिया एजेंसी सूचना देती हैं उसके हिसाब से कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ जाती है, सर्विलेंस बढ़ जाती है। और जैसे आप देख सकते हैं कि यही फेंस जो है कई जगह काट के घुसपैठिया अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेना का जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम है तकरीबन 2 से 3 टायर है, यानी कि अगर वो ये फेंस काट के अंदर आते भी हैं तो इसके आगे भी जो है एक फेंस है, इसके आगे भी जो है एक लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ये दर्शाता है कि सेना का जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन क्या चैलेंजेस हैं इस एलओसी के, मैं तारिक को बोलूंगा आपको दिखाएगा। हम इस वक्त बिल्कुल बैंग लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं और ऊपर का जो आप देख सकते हैं घना जंगल है, पेड़ है और अभी हमारी किस्मत अच्छी है कि मौसम बहुत अच्छा है, धूप है। लेकिन जब धूप नहीं होती तो ये जो मेरे सामने इलाका है इतना इसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है कि आप मुश्किल से 5 से 6 फीट तक आगे देख सकते हैं और उसके साथ साथ घना जंगल है तो छुपने की काफी ज्यादा जगहें हैं। तो इसीलिए ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जीरो इन्फिल्ट्रेशन थ्योरेटिक बात है, जीरो इन्फिल्ट्रेशन को जो है कर पाना, उस लेवल तक पहुंचना इंसानी तौर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर सेना की बात करें तो पूरी कोशिश कर रही है, जो भी रिसोर्सेज हैं झोंक दिए हैं, चाहे आप जो पेट्रोलिंग जवानों की है सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, उसके साथ साथ ड्रोन, जो इंफ्रारेड जो आजकल डिवाइसेस है यानी कि दिन रात काम करती हैं, तो जो भी हो सकता है वो किया जा रहा है। और सेना के जवान 24 घंटे जो है ड्यूटी शेड्यूल में पेट्रोलिंग करते रहते हैं और ये जो नियंत्रण रेखा है भरी हुई है मुश्किलों से। क्यों मुश्किलें हैं? क्योंकि यहाँ जंगल है, यहाँ वेजिटेशन है, यहाँ इस तरीके के पहाड़ हैं कि केव्स हैं, आप छुप सकते हैं। तो वो सब चीजें जो है सेना का काम और ज्यादा जो है मुश्किल, चैलेंजिंग बनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त जेसीओ हैं जो कि एक पार्टी जो है सेना की लीड करेंगे पेट्रोलिंग में। जेसीओ साहब, आप यहाँ कितनी देर जो है आपकी पेट्रोलिंग चलती रहती है 24 घंटे में? यहाँ पर हम कंटिन्यू 5 से 6 घंटे पेट्रोलिंग गश्त करते हैं और उसके दौरान हमें कोई भी चीज की दिक्कत आती है तो हम पीछे फॉरवर्ड रिपोर्ट करते हैं। तो फिर क्यूआरटीज आपकी जो है आ जाती हैं? उसके बाद में क्यूआरटी एक्शन होता है और वो जगह पर जी सिक्योर करती है। जी जी। तो आपकी ड्यूटी जो है, क्या मुश्किलें हैं यहाँ पे? क्योंकि एक आम इंसान देखता है एलओसी पे कोई घटना होती है या इन्फिल्ट्रेशन होती है तो एक तो आपका बेसिक तो है कि इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, घुसपैठियों को रोकना, तो क्या क्या मुश्किलें हैं अगर आप इस जगह की बात करें, क्या दिक्कतें आती है आपको ड्यूटी में? यहाँ पर हम अब साफ मौसम में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब कभी मौसम खराब रहता है तो हमें विजिबिलिटी में दिक्कत आती है। तो उस समय भी हमारे पास में कुछ आले ऐसे रहते हैं जिनकी मदद से हम अच्छे ढंग से अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल को एक बहुत ही मुश्किल इलाका माना जाता है। दुनिया की बात करें तो शायद ही इतना मुश्किल जो है नियंत्रण रेखा हो गार्ड करने के लिए, लेकिन फिर भी सेना जो है अपने काम में लगी हुई है। इस वक्त हम आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे जो कि शायद ही हमारे व्यूअर्स ने कभी देखी होगी। इस वक्त ये आपको बिल्कुल सामान्य सारा इलाका लग रहा होगा, ऐसा लगेगा नहीं आपको जब आप यहाँ आएंगे कि कोई भी यहाँ जो है इंसान है या कोई भी ऐसी चीज है जो यहाँ कहीं आसपास रुक के बैठी है। बिल्कुल शांत जगह लगेगी और एक जंगल लगेगा, लेकिन उसी के बीच में आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है एक छुपे हुए तरीके से, कैमोफ्लेज तरीके से जो है सेना अपना काम कर रही है। ये एक टैक्टिकल पोजीशन है
और आप देख सकते हैं कि कैसे इसको जो है यहाँ की जो आसपास की प्रकृति है, जो यहाँ का इलाका है, उसमें ढलने के लिए बिल्कुल जो है आपको लगेगा नहीं कि यहाँ कुछ अलग चीज हो रही है। बिल्कुल ढका हुआ है और इसके अंदर सेना के जवान जो हैं 24 घंटे एक टैक्टिकल साइलेंस बनाए हुए रहते हैं। मूवमेंट जो है शांति से ऑब्जर्व करते रहते हैं और अगर कोई भी जो है दुश्मन सामने दिखता है तो उसको पहले एंगेज किया जाता है और उसके बाद जो है अगर मदद की जरूरत हो तो क्यूआरटी जो हेडक्वार्टर है उसको जो है सूचित किया जाता है और अचानक जो है यहाँ क्यूआरटी आ जाती है। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो मैं तारिक को भी बोलूंगा, जिसे आप देख सकते हैं छोटा सा ये टेंट है और 3 से 4 लोग यहाँ रह सकते हैं। और यहाँ जो है क्योंकि पिछले काफी समय से यहीं जो है जवान बैठे हुए हैं तो अपना जो है लंच, छोटा मोटा लंच जो है उसकी भी तैयारी चल रही है। आप ये बताइए कि कितने समय से आप यहाँ हैं? हम 3 से 4 दिन तक यहाँ रहते हैं और हम लगातार हमारी सीमा की निगरानी रखते हैं और जो हम यहाँ पर खाना बनाते हैं, जो बाहर हमारे जवान जो ड्यूटी कर रहे हैं वो यहाँ पर आकर रेस्ट करते हैं और खाना खाते हैं। तो एक टैक्टिकल पोजीशन है। ऑब्वियसली हम ज्यादा इस जगह के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि एक टैक्टिकल पोजीशन है। तो यहाँ पे जब आप रहते हैं तो आपका ड्यूटी क्या रहता है कि शांति से आप ऑब्जर्व करते हैं कि आसपास क्या हो रहा है? हाँ, हमारा एक टास्क होता है कि हम शांति से इधर रहें, अपनी मूवमेंट ना दिखाएं ज्यादा और अगले इलाके को ऑब्जर्वेशन करते रहें और उनकी एक्टिविटी नोट करते रहें। तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है कि आपको कुछ दिख जाता है या कोई शक होता है तो अगला फिर उसके बाद क्या आप करें? अगर हमारे को ऐसी कोई एक्टिविटी दिखती है तो हम हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करते हैं, वहाँ से क्यूआरटी चलती है और जो पेट्रोलिंग 24 आवर्स जो इस जंगल में रहती है वो एक्टिव करनी पड़ती है। तो ये ड्यूटी सभी जो है मिलके रुक के अपने अपने इसमें करते हैं? हाँ, ये रुक के मतलब एक टाइम स्पेंड के बाद और दूसरा बंदा फिर दूसरा ऐसे आता रहता है। अक्सर जो हमारे दर्शक हैं वो सुनते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये घटना हो गई, सेना ने जो है इन्फिल्ट्रेशन रोक लिया, लेकिन आखिर इन्फिल्ट्रेशन जो है रोकना कितना मुश्किल है, यहाँ ड्यूटी देना कितना मुश्किल है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त ये सेना के जवान हैं जो कि 24 घंटे यहाँ पे पेट्रोलिंग जो है करते रहते हैं और शार्प शूटर्स हैं, स्नाइपर्स हैं और इस पूरे इलाके में जो है जगह जगह बिछे हुए हैं। 24 घंटे की ड्यूटी है, इसमें कोई जो है आप सांस नहीं ले सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि चूक की गुंजाइश नहीं है। चूक का मतलब है कि आप अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं और उसके साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन भी जो है हो सकती है, घुसपैठ हो सकती है। पिछले कुछ समय से हालात बदले हैं, नियंत्रण रेखा शांत थी लेकिन अब जो है काफी ज्यादा हाई अलर्ट पे है। वो इसलिए क्योंकि लॉन्च पैड जो दूसरी तरफ हैं वो एक्टिव हैं और इधर गुरेज की बात करें तो इसको उस तरफ नीलम वैली है, लीपा वैली है और लीपा के बारे में हमेशा ये बात होती है कि काफी सक्रिय रहा है जैश और लश्कर का जो है एक हेडक्वार्टर रहा है और वहां से जो है इन्फिल्ट्रेशन लॉन्च होती है। तो ये सारा इलाका आप समझ सकते हैं कि अगर इस पेड़ के पीछे भी कोई शरण ले ले, इस पेड़ के पीछे भी छुपने की कोशिश करे तो कितना अच्छा जो है उसके लिए शील्ड बन सकता है। और ऐसे ही जैसे आप देख सकते हैं जंगल है, कितनी थिक वेजिटेशन है और कितना छुपने का जो है यहाँ मौका है। तो इसीलिए इन्फिल्ट्रेशन यहाँ रोकना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन सेना की बात करें तो 3 टायर जो है ऑब्स्टिकल सिस्टम है, फेंसेस हैं, लेटेस्ट जो है गैजेटरी है जिसमें जो है इंफ्रारेड डिवाइसेस हैं और जो जवान हैं उनको इन कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं सेना की तरफ से। तो हाई अलर्ट है और जैसे आप देख सकते हैं ये जवान जो है इन जंगलों में जहां टैक्टिकल पोजीशंस लेके बैठते हैं वहीं पेट्रोलिंग भी लगातार होती है। इनपुट रियल टाइम बेसिस पे आता है और उस इनपुट के बेसिस पे विद इन जो आप कहेंगे 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं सेना की एक्टिवेट होके उस जगह पे पहुंचती हैं और खतरे को उससे निपटने की कोशिश करती हैं। आप स्नाइपर हैं तो ये बताइए कि कितने दिनों तक यहीं बैठे रहते हैं ऐसी सेटिंग? हम यहाँ पे वेज रेडी होके आते हैं 72 आवर्स के लिए, बाकी
मौसम और हालात को देखते हुए हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। 72 आवर्स के लिए हम दोनों बड्डी एक साथ रहते हैं और राशन साथ लाते हैं और इसी आगे की जो एलसी है उसकी यहाँ से निगरानी करते रहते हैं हम। तो ये बताइए कि दिनों तक आप जो हैं ऐसे भी रह सकते हैं, मतलब बिल्कुल हिले डुले कम और देखते हुए सर्वेलेंस करते हुए आप एंगेज भी करते हैं, या फिर आपका काम सिर्फ यह है कि आप इन्फॉर्म करते रहें, कोई एक्टिविटी होती है तो आप आगे पहुंचाएं? हमारा काम है ओनली जो आगे की जो एक्टिविटी होती है वो हम पीछे हमारा जो बेस बना हुआ वहाँ पे पहुंचाते हैं। कुछ भी एक्टिविटी होती है तो उसको हम तुरंत पीछे पहुंचाते हैं। जो हमारे पीछे है एक टीम तैनात है, जैसे हमको जो आगे जो खबर मिलती है या कुछ एक्टिविटी होती है तो हम पीछे पहुंचाते हैं, जैसे हमारी टीम समय से एक्शन करके उस पर कार्रवाई कर सके। तो यहाँ क्योंकि एलओसी का पहाड़ी इलाका है तो दुश्वारियां तो बहुत होंगी, खासकर मौसम की, बारिश बादल, तो कितना उस वक्त जो है मुश्किल हो जाता है आपका ये ड्यूटी? देखिए, जब शुरू में हम आए थे तो बहुत मुश्किल हालात थे यहाँ पे रहना। बाकी हमने आले दर्जे की ट्रेनिंग पाई हुई है, समय समय से हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है, जिससे हमारे को चाहे कितना भी खराब मौसम हो उससे लड़ने की हमारे अंदर शक्ति है। हम काफी समय तक कितना भी खराब मौसम हो हम ऐसे डटे रहते हैं। तो आपका जो ड्यूटी रहता है सबसे बड़ा इसका आपका इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि आप जो आसपास का जो वातावरण है उसमें ढल जाएं, मतलब ऐसा ना लगे कि कोई चीज है, उसको कैसे आप वो ट्रेनिंग आप करते हैं, ऐसी कैसे आप अपने आप को ढाल लेते हैं इस जो है पूरे सराउंडिंग में? इसी तरीके से हम ट्रेनिंग करके आते हैं। यहाँ आने से पहले भी हमने कुछ दिनों तक नीचे आले दर्जे की ट्रेनिंग की है, तो ट्रेनिंग के हिसाब से हम यहाँ पे रहते हैं। तो कितने दिनों तक आपका चल सकता है यहाँ मतलब ड्यूटी? यहाँ पे हम दोनों स्नाइपर जोड़े हैं वो 72 आवर्स के लिए रहते हैं, बाकी फिर उसके बाद में बदले होते रहते हैं। राइट। सेना के जो एलओसी पे ऑपरेशंस हैं उनकी बात करें तो जो ये ऑल टेरेन व्हीकल हैं, एटीवीज जो हैं, काफी ज्यादा जो है मदद कर रही हैं सेना की। ऑल टेरेन की बात करें तो ये किसी भी टेरेन पे जा सकती हैं और क्यूआरटी जो रहती हैं उनके लिए ये बहुत मददगार साबित हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं ओपन एटीवीज हैं, यानी कि अगर आप जा रहे हैं ऑपरेशन में तो आप सब तरफ नजर रख सकते हैं, प्रिसिशन से आप फायर भी खोल सकते हैं और इससे जो है आप अंदर और बाहर बहुत जल्दी जो है आ सकते हैं। तो एटीवीज की बात करें, सेना ने इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया एलओसी एरियाज में, और न सिर्फ जो ऊपर खापर दुर्गम रास्ते होते हैं वहां ये पहुंच सकती है, बल्कि बर्फ, क्योंकि जिस सेक्टर में अभी हम हैं एलओसी के गुरेज सेक्टर, यहाँ पे 6-7 फीट तक बर्फ होती है, तो उसमें जब रास्ता निकालते हैं तो यही एटीवी जो है सेना के जवानों को अलग अलग लोकेशंस पे पहुंचाती हैं और मदद ये करती हैं कि ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, कोई जो है उसमें परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं एटीवीज हैं। सर, एटीवी से आपको कितना हेल्प मिला है? एटीवी से सर हमारे को बहुत हेल्प मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसा व्हीकल है इंडियन आर्मी का जो कि जहाँ की और सेना के व्हीकल नहीं जा सकते, कहीं भी कोई पहाड़ी हो, जहाँ ऐसा कोई रास्ता हो जहाँ कोई और गाड़ी नहीं जा सकती है, वहाँ पहुँच जाती है। जी। तो कहाँ इसको लेके, मतलब पहाड़ों की तरफ भी ऊपर जा सकते हैं आप? जी सर, ऊपर भी जा सकते हैं इसको। तो मतलब स्पीड भी नॉर्मल रहती है, जल्दी आप सिक्योरिटी पहुँच जाती है? जी सर। तो जैसे आपने सुना कि जहां नॉर्मल व्हीकल गाड़ी नहीं पहुंच सकती वहां एटीवी पहुंचती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि सेना जो है लगातार अपग्रेडेशन कर रही है, अपडेशन कर रही है। चाहे आप ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें या गाड़ियों की बात करें, आर्मर की बात करें, तो कोशिश ये है कि जवानों को जो है बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी मिले और जब वो ड्यूटी पे निकलते हैं अपना काम, और क्योंकि काफी मुश्किल ये चैलेंजिंग टास्क है ऐसी एलओसी को मैन करना, ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है जीरो इन्फिल्ट्रेशन पे रखना, तो उसमें जो है ये टेक्नोलॉजी और जो भी लेटेस्ट वर्ल्ड लेवल पे टेक्नोलॉजी आती है सेना वो प्रोवाइड करती है जवानों को, ताकि वो अपनी ड्यूटी है अच्छे से कर सके और जो सरहदों की निगरानी है उसमें किसी भी किस्म की जो है कोई रुकावट ना आए, कोई रखना ना आए। तो एटीवीज जो है सेना के को मिल चुकी हैं एलओसी पे, और एटीवीज पे जो क्यूआरटीज हैं अपना काम कर पा रही है लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में। एरियल सर्वेलेंस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जो मॉडर्न एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सेना का ये ड्रोन जो है बैकअप देने के लिए क्यूआरटीज को, जो ग्राउंड पे टीम है वो यहां से निकल चुका है, और ये जो ड्रोन है
उसको स्पेशल एक ऑपरेटर चलाता है। और मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो आगे फ्यूचर जो है ड्रोन्स का है, एरियल सर्वेलेंस का है। और अब ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है सेना इसका जो है भरपूर इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन जो है निकल चुका है, 5 किलोमीटर इसकी रेंज है। और एरियल सर्वेलेंस यानी कि जो एक दोस्त हवा में रहेगा सेना के जवानों का, ऊपर से जो है लगातार सर्वेलेंस देता रहेगा, इनपुट्स देता रहेगा। और ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, एलओसी का इलाका बहुत जो है जंगल है सब तरफ, जो विजिबिलिटी बहुत कम है। ट्रूप्स जो अंदर जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मौसम इतना खराब है कि विजिबिलिटी हार्डली 4-5 फीट होती है, तो उसमें जो है ड्रोन काफी हेल्प करता है। आगे क्या सिचुएशन है, दुश्मन कहां तक है, क्या जो आतंकी हैं वो यहां फैले हुए हैं, तो उसमें जो है ड्रोन की काफी हेल्प रहती है। इस वक्त ये ड्रोन निकल चुका है और इस जंगलों का जो है पूरा सर्वेलेंस करेगा। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसमें आप बात कर सकते हैं, तो वो सेना के पास है। तो न सिर्फ जो एक ह्यूमन एफर्ट रहता है, उसके साथ साथ अब टेक्नोलॉजी में भी जो है ये सब चीजें सेना की हेल्प कर रही हैं। गुरेज की जो एलओसी है वो बाकी एलओसीज की तरह ही काफी दुर्गम जो है पूरा टेरेन टोपोग्राफी है। और एमएमजी पोस्ट की बात करें, यानी कि मीडियम मशीन गन, जो कि रीढ़ की हड्डी है अगर आप भारतीय सेना का जो एक रिस्पॉन्स रहता है, जो फायरिंग होती है या फिर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, तो एमएमजी जो है ऐसी मार करती है कि दुश्मन को जो है वहीं रोक देती है। और सबसे ज्यादा अगर आप सेना की बात करें तो जो सटीक मार लगी है दुश्मन को और जो उनकी तरफ जो उन्होंने कैजुअलिटीज की है, वो एमएमजी का भी उसमें काफी बड़ा रोल है। एमएमजी जो कि एक ऐसा वेपन है जो 1 मिनट में 500 से 600 राउंड फायर कर सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप इसका जो एक सबसे बड़ी बात है कि आप नॉन स्टॉप चैम्बर बदल के फायर कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ तो 2 जवान हैं जो कि इसी ड्यूटी पे हैं और उन्होंने एक कोर्स ट्रेनिंग किया है एमएमजी में। सर, आप ये बताइए कि आपकी तैनाती रहती है, आपका अपना प्रोटोकॉल रहता है कि अगर आप कुछ देखते हैं तो कैसे आप एंगेज करते हैं, कैसे जो है ये सारा करते हैं आप? सर, हम देखते हैं तो सबसे पहले अपन क्या है, भर की कार्रवाई करेंगे, उस पर बेल्ट को चढ़ाएंगे। बेल्ट को चढ़ाने के बाद में क्या करेंगे, अपन कॉक की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उस पर ले करके उसको फिर एंगेज किया जाता है। तो कितना जो है पावरफुल वेपन है ये, कितना आपके लिए जो आप सेना के लिए इम्पोर्टेंट है ये वेपन? ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट हथियार है भारतीय सेना में। और इसमें क्या है, 1 मिनट में कम से कम 600 से 800 राउंड प्रति मिनट फायर करने की काबिलियत रखता है। और हम इसको नॉन स्टॉप भी फायर कर सकते हैं, लगातार फायर कर सकते हैं। इसमें 2 बैरल दिए गए हैं, जिससे अपन क्या है, बैरल को बदली करते हुए दोबारा दूसरा बैरल चढ़ा के हवा से ठंडे हुए होने वाला होता है, उससे फायर करके हम लगातार नॉन स्टॉप फायर कर सकते हैं इससे। तो जो सेना की जो भी पोस्ट है फॉरवर्ड, तो एमएमजी ही मेन उसमें जो है इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, एमएमजी बहुत ही अहमियत वाला हथियार है। दुश्मन क्या है, इससे भय खाता है। एमएमजी क्या है, रेट ऑफ फायर ज्यादा होने से कारण, उसके बाद में इसकी क्या रेंज ज्यादा होने के कारण, और इसकी क्या है फायर पावलिटी ज्यादा होने के कारण इसकी क्या है कारगर रेंज भी ज्यादा है। 1800 मीटर तक दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। और अप्रोक्स कम से कम ये बैटन जोन का भी हथियार है। लगभग अगर झुंड में भी दुश्मन आ रहा तो उसको भी आसानी से ये इसमें ट्रेवर्स की सुविधा दी गई है। तो इसका भय है, इसका डर है, इस दुश्मन में इसमें काफी भय बना हुआ है एमएमजी का। तो कहते हैं एक हथियार तो ठीक है, लेकिन जो चलाने वाले हाथ हैं वो सबसे ज्यादा इसमें जरूरी होते हैं। तो आपकी इसमें ट्रेनिंग रहती है क्या पूरा, आप कैसे एमएमजी को ही सिर्फ हैंडल करते हैं? जी, अगर मैं एमएमजी कोर्स किया हुआ तो मैं एमएमजी को हैंडल करता हूं। अगर मैं एमएमजी पोस्ट पर हूं तो एमएमजी को ही हैंडल करूंगा। अगर एलएमजी वाला है तो वो एलएमजी को हैंडल करेगा। अभी फिलहाल मैं एमएमजी पोस्ट पर हूं तो एमएमजी को हैंडल करूंगा। ये है उसमें। तो दुश्मन की बात करें तो जो भय है, डर है, वो जो एमएमजी है और जो उसको चलाने वाले हाथ हैं भारतीय सेना के। क्योंकि पहली आप तारीख की बात करें, कभी भी जब इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कभी भी जब दुश्मन ने यहां की तरफ आने की कोशिश की है, तो ये एमएमजी का मुंह इस तरीके से खुला है कि दुश्मन जो है इधर की तरफ नहीं आ पाया और बहुतों को जो है मार गिराया गया है और कई लोग जो है वापस भी भाग जाते हैं। तो ये ऐसा डर है और ऐसा रेट ऑफ फायर है कि आप 2 किलोमीटर तक सटीक मार कर सकते हैं इस एमएमजी से और गोलियां अनगिनत चल सकती हैं। तो इसीलिए ये एक मेन, जिसको आप कहेंगे बैटल टेस्टेड वेपन है और सेना इस पे काफी ज्यादा भरोसा करती है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं इस वक्त। और उस तरफ का अगर आप देखें, ये तो फिर भी बेयर है, यानी कि ये ज्यादा जो जंगल आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसके उस तरफ काफी घने जंगल हैं और सेना की जो पोस्ट हैं
टैक्टिकली इस पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जगह जगह ऑब्स्टिकल जो इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है, उसके साथ साथ जो लेटेस्ट गैजेटरी है जिसमें आप जो इंफ्रारेड इमेज जो थर्मल्स रहते हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि ऑपरेशनल रीजंस की वजह से सेना हमें नहीं बता पा रही है, हम भी उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन लेटेस्ट ये मान सकते हैं कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कि काफी सहायता कर रही है जो ह्यूमन एलिमेंट है, यानी कि जो जवान जो कि रीढ़ की हड्डी है एक रेस्पॉन्स इन्फिल्ट्रेशन का या दुश्मन को जो है मुंह तोड़ जवाब देने का, उसके साथ साथ जो भी आज लेटेस्ट तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, गैजेटरी है, वेपन्स हैं, सभी जो है यहाँ जवान जो तैनात हैं वो उससे लैस हैं और उससे उनको अपना काम करने में और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में काफी ज्यादा मदद मिल रही है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल MMG पोस्ट पे गुरेज, जहां सेना के जवान काफी तेज नजर बनाए हुए हैं नियंत्रण रेखा के पे और पूरे तैयार हैं किसी भी चैलेंज को हैंडल करने के लिए। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, गुरेज लाइन ऑफ कंट्रोल। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ITBP के जवानों ने लेह में 14,000 फीट की ऊंचाई पे तिरंगा यात्रा निकाली। ऊंचे पहाड़ों, बर्फीली जमीन और दुर्गम परिस्थितियों में भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों की गूंज के बीच सैनिकों ने झंडारोहण किया। लेह में मौजूद सैनिकों की पूरी टुकड़ी ने हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। सैनिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर कतारबद्ध हो भारत मां को प्रणाम किया। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर की 24वीं बटालियन के जवानों ने कम ऑक्सीजन वाले दुर्गम पहाड़ों पे पूरे जोश में भारत माता की रक्षा करने की शपथ के साथ कदम ताल किया। और चलिए आपको लिए चलते हैं अटारी बॉर्डर, जहां 15 अगस्त के चलते सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। देश की आजादी का 78वां साल मना रहा है, लिहाजा देश की हर सीमा पर जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इस वक्त चाहे सारा ध्यान जो है इंडो और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर है, काफी फोकस में है, लेकिन यहाँ पर हम खड़े हैं भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। बॉर्डर पे मुस्तैदी जो है वो बढ़ी हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पर इंडो पाक बॉर्डर है अटारी रीजन में, उसकी फेंस पे खड़े हैं और किस तरह आप देख सकते हैं कि BSF के जवान जो हैं वो मुस्तैद हैं अपनी ड्यूटी में। किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, किसी भी तरह की पाकिस्तान जो हमेशा हरकतें करता है, इन्फिल्ट्रेशन बिड्स करता है या फिर ड्रग्स भेजता है या फिर ड्रोन भेजता है, उस सभी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो BSF के जवान हैं वो मुस्तैद हैं। पल पल जो है उन्होंने नज़र बनाई हुई है और यही कारण है कि दिन रात 24 घंटे, सर्दी हो गर्मी हो, इस हर जगह पर जो BSF है इस पूरे बॉर्डर के ऊपर चप्पा चप्पा जो उन्होंने डोमिनेट किया हुआ है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी जो है पाकिस्तान हरकत अगर करता है तो उस हरकत को न्यूट्रलाइज किया जा सके, उस हरकत को विफल किया जा सके। और ये बहुत लंबा बॉर्डर है, लगभग 550 किलोमीटर का बॉर्डर है जो भारत
पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। और हम यहाँ पर अटारी रीजन के अंदर हैं, जो एक हाई प्रोफाइल जिसको कहते हैं एरिया है, जहाँ एक सेरेमनी भी रोज़ होती है, शाम को फ्लैग लोअरिंग डाउन सेरेमनी होती है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे अलर्ट है। हालांकि इस बॉर्डर के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन बिट्स तो कम होती हैं, लेकिन ड्रग्स और स्मगलिंग ऑफ वेपन्स और स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स और ड्रोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है यहाँ से भेजता है, जिसको पल पल न्यूट्रलाइज करने के लिए बीएसएफ के जवान जो हैं मुस्तैद रहते हैं। 15 अगस्त है, हर सारा साल अलर्ट रहते हैं, लेकिन 15 अगस्त के कारण और ज़्यादा हाई अलर्टनेस यहाँ पर बॉर्डर पे कर दी गई है। अटारी बॉर्डर से कैमरा पर्सन चांदी के साथ असीम बसी। स्वतंत्रता दिवस के दिन मौसम भी सुहावना हो गया। देश के कई भागों में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर और अंबाला की तस्वीरें। इन तस्वीरों में सुबह से ही हो रही बारिश के कारण माहौल खुशगवार हो गया है। श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों से गर्मी पड़ रही थी, जिसके कारण लोग परेशान थे, लेकिन अब बारिश हुई है तो लोग राहत महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल हरियाणा के अंबाला का भी है।